अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को जी वेलकम कैफ 6 MFA का फर्स्ट सेशन। आज के सेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस सब्जेक्ट से आपका तारुफ और फिर इंस्ट्रक्टर्स से आपका तारुफ एज यू नो कि इसको हम एक टीम वर्क के तौर पे इंशाल्लाह लेके चल रहे होंगे सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक मेरा जो एरिया है फाइनेंशियल एनालिसिस है। मैं उस एरिया को पिछले 20-25 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस पर ही फोकस करता हूँ। और मेरे साथी अशरफ साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह उनसे भी आपका डिटेल तारुफ भी करवाएंगे। तो वो मैनेजरियल के एक्सपर्ट हैं, फिर वो भी 25-30 साल से मैनेजरियल और इससे रिलेटेड IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए वो एरिया हमने उनके हवाले किया है ताकि लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल देयर जॉब इस कॉन्सेप्ट के तहत। आल्दो माशाल्लाह कुछ मल्टी टैलेंटेड लोग हमारे पास भी हैं, मार्केट में भी लोग हैं जो कि माशाल्लाह दोनों एरियाज़ को पढ़ा रहे हैं, बट मैं भी थोड़ा लिमिटेड नॉलेज और स्किल रखता हूँ, और अशर साहब भी मेरी तरह बुजुर्ग हैं, वो भी थोड़ा लिमिटेड और नॉलेज और स्किल रखते हैं। तो हमने अपने अपने एरिया पे फोकस किया, दाएं बाएं हमने जाने की कोशिश नहीं की। अच्छा जी, MFA की बात करें तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के ग्रिड को ज़रा देखें। ICAP ने इस सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे ग्रिड हर सब्जेक्ट में बनाए जाते हैं, यहाँ पे भी ICAP ने 3 ग्रिड बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो ग्रिड बड़े हैवी ड्यूटी से हैं। जैसे पूरे का पूरा मैनेजरियल एनालिसिस का सब्जेक्ट उसने एक ग्रिड में डाल दिया, मैंने आवर्स पे ग्रिड लगा दिया। ये वेटेज 35 से 45 मार्क्स का मैनेजरियल एनालिसिस का एक ग्रिड बना दिया। ऑन एवरेज 40 प्लस माइनस इससे मार्क्स टेस्ट होते हैं हमें पेपर में। और ये जो दो एरियाज हैं, ये दोनों ग्रिड्स फाइनेंशियल एनालिसिस के हैं। नॉर्मली ICAP मैं देखता हूं तो अपने ग्रिड्स को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि अगर उसने लिखा है मैनेजरियल एनालिसिस में इतने नंबर आने हैं तो यस 40 प्लस माइनस नंबर आ रहे हैं। और फाइनेंशियल एनालिसिस में ICAP ने अगर कहा है इतने नंबर आने हैं तो इतने आ रहे हैं, 60 प्लस माइनस आ रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी जो ICAP के मैं पास पेपर एनालिसिस देखता हूँ तो मेरी समझ के मुताबिक जो थोड़ा इम्बैलेंस नजर आ रहा है, वो इन ग्रिड में आपस में जो वेट है वो इम्बैलेंस मुझे नजर आता है। मैं जब पास पेपर देखता हूँ तो ये स्प्लिट जो है ये मुनासिब नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं टोटल यहाँ से 60 के करीब नंबर आ रहे हैं, लेकिन इधर से 20-25 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस पे क्वेश्चन मार्क है। ज्यादा वेट हमारा इस पोर्शन में जा रहा है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह आगे चलेंगे, टॉपिक वाइज पे डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो फिलहाल जैसे हमने कहा कि मेनली आपकी दो टीचर्स हैं जो आपसे डील कर रहे होंगे, एक मैनेजरियल एनालिसिस, एक फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा और मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन अशरफ रहमान साहब पढ़ाएंगे। और नॉर्मली हम क्लासेस को स्प्लिट करके चलेंगे। जो शेड्यूल मेरा अशरफ साहब से टाइम टेबल तो यही है, 10:35 टू 11:50, तो टाइम टेबल तो यही है। इसमें फर्स्ट 3 डेज अशरफ साहब क्लासेस लिया करेंगे, लास्ट 3 डेज मैं लिया करूंगा। तो एक तरह का आपके दो पैरेलल में दो सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे। और टूवर्ड्स एंड जाके क्योंकि हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन की क्लासेस बढ़ जाएंगी। मे बी एंड में जाके हम टूवर्ड्स एंड जाके हम 4 और 2 कर लें, या इसको हम शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने वेट के हिसाब से जितना सिलेबस है उस हिसाब से क्लासेस को मैनेज करना है। लेकिन आपके लिए 6 डेज अ वीक चल रही हैं। मैं और अशरफ साहब अपनी टीम एज अ टीम हम इसको आपस में शेयर करेंगे कि हमने सिलेबस को कैसे टाइमली कवर करना है, हर सब्जेक्ट को पूरा लेकर चलें। अच्छा जी, MFA की बात करें तो ये है जी MFA की आपकी टोटल आपकी सिलेबस में प्लेसमेंट। आप लोग PRC 5 पढ़ के आए, जिसमें मैनेजरियल थ्योरीज आपको पढ़ाई गई। ये 100% मैनेजमेंट का पेपर था, थ्योरीज बेस्ड पेपर था। आपने PRC 5 पढ़ा और आपने पीछे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ा, कैप 3, जिसमें आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ टूल्स सिखाए गए। अब अगर हम बात करें तो ये हम अब एक स्टेप ऊपर आ रहे हैं कैप 6 में। जब कैप 6 में आते हैं तो ये मैनेजमेंट थ्योरी सारी की सारी यहाँ पे एडवांस लेवल पे जाके अप्लाई हो रही हैं। इस क्वेश्चन साहब एलैबोरेट करेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ नॉलेज और टूल्स एज अ सब्जेक्ट नहीं, कुछ नॉलेज और टूल्स यहाँ पे अप्लाई होने जा रहे हैं। कुछ टर्म्स हमने यहाँ सीखी हुई हैं, कुछ नॉलेज हमने हासिल किया, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम कैप 6 में हैं, इसमें मैनेजमेंट थ्योरीज भी हैं, इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स भी हैं जिन पे बेस करके इसका फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन कुछ बिल्ड किया गया है, उसकी फाउंडेशन यहाँ से हमें मिल रही है।
थोड़ा आगे भी बता देते हैं आगे ये सब्जेक्ट कैसे चलता है। अच्छा, कैफ 6 से फिर दोबारा ये सब्जेक्ट्स अलग-अलग हो जाते हैं। CFAP 3 में स्ट्रेटजी अगेन थ्योरेटिकल बेस आ गई, आल्दो थोड़ा सा फाइनेंशियल भी इसमें है। इसका जो आपका पेपर है SPM स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें आपका कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल है। और यहाँ से फिर आपका CFAP 4 आ जाता है जो प्रीडोमिनेंटली फाइनेंस का पेपर है। इसमें फाइनेंस का पोर्शन निकल के इधर एडवांस हो गया, इसमें से मैनेजमेंट का पोर्शन निकल के इधर चला गया, और ये फिर दोनों फिर कंबाइन हो गए MSA 2 में जाके। MSA 2 इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पेपर्स। इसमें मैनेजमेंट भी है और इसमें फाइनेंशियल भी है। तो ये ओवरऑल एक कहानी है कि आप समझ सकते हैं कि कैफ 6 में जो एक छोटा सा उसने मिनिएचर बनाया है फाइनेंस और मैनेजमेंट को मिक्स करके, MSA 2 में इसका एक लार्ज साइज कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ से हम अभी आप यहाँ पे हैं, अभी जैसे मैं और अरशद साहब दोनों यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, फिर आप इधर चले जाएंगे, यहाँ पे अरशद साहब पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँगा, और जब इधर आएंगे तो हो सकता है फिर हम दोबारा दोनों आपको इकट्ठे मिल रहे हों इंशाअल्लाह। वेट बदलता जाएगा। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि फाइनेंस का वेट ज़्यादा है, नॉन फाइनेंस का कम है, इधर उलट हो गया, नॉन फाइनेंस का ज़्यादा है, फाइनेंस का कम हो गया। तो बहरहाल वेट बदल रहा है, लेकिन कम्बिनेशन सब्जेक्ट वाइज इसी तरह दो का ही लेकर चल रहे हैं कि मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ अलाइन किया जा रहा है, क्योंकि शायद हम यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस की बात करने जा रहे हैं। तो जो भी बिजनेस डिसीजंस हैं वो मैनेजमेंट थ्योरी को डिस्कस किए बगैर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को डिस्कस किए बगैर नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए इन दोनों को आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नीड्स के मुताबिक, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन दोनों सब्जेक्ट को साइड बाय साइड लेके चला जा रहा है, कहीं पे कंबाइंड और कहीं पे साइड बाय साइड पढ़ाया जा रहा है। अच्छा जी, जैसे हमने कहा कि इस सब्जेक्ट को आपको एज अ टीम हम लेके चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अशरफ साहब का अगर मैं थोड़ा सा दे दूं आपको, तो माशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि बहुत सीजन्ड टीचर हैं। मैं अगर बात करूं अपनी तो 99 में मैं सर की क्लास में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। माशाल्लाह इतने सीनियर टीचर हैं कि 99 में ही वाज टीचिंग, ऑल्दो मुझसे 1-2 साल ही सीनियर हैं, लेकिन ही वॉज द टीचर इन 99 व्हेन आई वाज डूइंग माई CA। तो मैं इनसे इनकी माशाल्लाह क्लास में पढ़ा, और फिर माशाल्लाह हम तकरीबन को 20-22 साल से एज अ प्रोफेशनल, 20 साल से तकरीबन एज अ प्रोफेशनल कुलीग्स भी हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंट अदारों में, कभी इकट्ठे कभी लहदा पढ़ाते आ रहे हैं। सर का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ IT और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, जो उन्होंने माशाल्लाह ACCA को भी पढ़ाए हुए हैं, CA को भी पढ़ाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ाया हुआ है, पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह टर्की और मॉरिशस में भी माशाल्लाह सर हैज़ बीन डिलीवरिंग लेक्चर्स टू ACCA स्टूडेंट्स। ये जनाब सर का बैकग्राउंड, और जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था, सर PRC 5 भी पढ़ाते हैं, कैफ 6 का मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन पढ़ाते हैं, CFAP 3 स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, और MSA 2 में भी सर का टीचिंग एक्सपीरियंस माशाल्लाह है। ये जी मेरा ब्रीफ प्रोफाइल, आप इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो जैसे मुझसे कैफ 3 पढ़ के आए हैं, दे आर फेमिलियर। मेरे पास सिर्फ एक ही, अरशद साहब तो बड़ी लंबी क्वालिफिकेशन की लिस्ट थी, मेरे पास सिर्फ एक ही है जी, एक CA ही किया हुआ है। और अब मजाक तो ना उड़ाए मेरा भैया। तो 99 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CA किया था। सफ़र मेरा 93 में शुरू हुआ था, जो सफ़र आपका है जिसको आप अब कैफ कहते हो, PRC प्लस कैफ, हमारे ज़माने में ये BAC कहलाता था, बेसिक अकाउंटेंसी कोर्स। उससे पहले इसको C इंटर कहा जाता था, तो बीच में भी कई नाम इसके आए। 93 में मैंने ज्वाइन किया था, 99 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद इन आर्टिकल कंप्लीट किया। उसके बाद 5 साल इंडस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट एक मल्टीनेशनल का हेड किया, और इसी दौरान 2002 से मैं एजुकेशन सेक्टर से एंगेज हो गया, और उस वक़्त से लेके अब तक कभी ज़्यादा कभी कम टीचिंग के साथ राब्ता रहा, कभी अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं। करंटली मेरी फुल टाइम एक्टिविटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, कैटेगरी A फर्म, जो पाकिस्तान की टॉप 10 फर्म में अल्हम्दुलिल्लाह आती है, उसमें एज अ पार्टनर ऑडिट डिपार्टमेंट को मैं लीड करता हूँ। और ये जनाब मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टीचिंग से रिलेटेड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो पढ़ा ही रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ अरशद साहब के साथ। मैं भी मॉरिशस में 3-4 साल जाता रहा हूँ पढ़ाने के लिए ACCA के स्टूडेंट्स को। और टीचिंग की बात करें तो मैंने ACCA को टीचिंग तो 2002 में स्टार्ट की थी, CA को मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। मेरी टीचिंग करियर थोड़ा सा डिफरेंट रहा।
इस लिहाज से बाकी टीचर्स की निस्बत नॉर्मली बाकी टीचर्स का कैरियर अगर देखें ना तो जैसे पहले से पीआरसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर कैफ 1 पढ़ाएंगे। जैसे अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग का टीचर हम अभी रिक्रूट भी करते हैं तो उसको पहले देते हैं हम, भाई आप पहले पीआरसी 4 पढ़ाओ, इंट्रोड्यू अकाउंटिंग। फिर आपने पढ़ा लिया, बच्चे आपको पसंद कर रहे हैं तो आप कैफ 1 पढ़ा लो। फिर कैफ 1 पढ़ा लिया तो अच्छा पढ़ाया, चले अब आप कैफ 5 पढ़ा लें। फिर बहुत सीनियर हो गए हैं, अब आप सीफैफ 1 को भी हैंडल कर सकते हैं तो वो भी पढ़ा लें। तो नॉर्मली टीचर्स बेसिक कोर्स से एडवांस कोर्स की तरफ चलते हैं। मेरा ट्रैक थोड़ा उल्टा है। मैंने एसीसीए में भी ऊपर से शुरू किया था, पहले मैंने एडवांस पढ़ाया, फिर इंटरमीडिएट पढ़ाया, फिर बेसिक पढ़ाया। और यहाँ पे भी लगभग सीए में भी मेरा ऐसा ही है कि मैंने बीएफडी 2008 में पढ़ानी शुरू की थी। फिर 2013-14 में फाइनल लेवल का एक और पेपर था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आप अभी पढ़ रहे हो। सीएमए इसका सीएमए पढ़ के आए हो, उसका एडवांस होता था उस ज़माने में, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद मैं 2015 में शायद कैफ लेवल पे लैंड किया था, और फिर अल्लाह ताला कैफ 8 पे तब लैंड किया था, और अल्लाह ताला ने फिर अभी 2 साल पहले मुझे कैफ 8 से कैफ 3 पे डिमोट कर दिया। तो मैं अब यहाँ पे ग्रेजुअली ऊपर से नीचे को अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। तो ये एक बड़ा डिफरेंट यूनिक सफ़र है जो कि कम टीचर्स की लाइफ में होता है, लेकिन मेरा लाइफ टीचिंग लाइफ कुछ ऐसी है कि हर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा टीचिंग कैरियर तारुफ हो गया थोड़ा सा। तो अब हम आज ये जो इनिशियल सेशंस हैं, आज का सेशन और मे बी कल का सेशन और मेरी जो पहली मीटिंग आपसे आपकी थर्सडे से चलेगी, उसमें हमारा मेन फोकस जो रहेगा सब्जेक्ट से तारुफ एंड डूज एंड डोंट्स की कहानी। क्योंकि जब तक आपकी डायरेक्शन ठीक ना हो, आप सब्जेक्ट्स की नेचर को समझ ना रहे हो, उसके डूज एंड डोंट्स पता ना हो, हमें लगता है कि आपकी कामयाबी का ट्रैक पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम शुरू के 1-1.5 लेक्चर इसी पे स्पेंड करेंगे। जैसे आज कुछ बातें मैं करूंगा पेपर स्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ डूज एंड डोंट्स के ऊपर, कुछ अशरफ साहब करेंगे। कल से इंशाअल्लाह अशरफ साहब आपको लेके आगे चल पड़ेंगे। मैं इंशाअल्लाह आपको फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरा आपसे टाइम हुआ करेगा, सेम टाइम आपसे रेगुलरली मुलाकात रहेगी टिल सम टाइम, जहाँ पे हम टाइम थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल एनालिसिस का बढ़ा लेंगे अशरफ साहब से कंसेंट के साथ। अच्छा जी, हम कैफ पेपर के स्ट्रक्चर की बात करें। कैफ पेपर में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं जी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जैसे बाकी पेपर्स में चल रहे हैं कैफ में। सेक्शन ए में हमारे पास एक क्वेश्चन एमसीक्यू पे आता है, और देन देयर आर सर्टेन लॉन्ग क्वेश्चन। हिस्टोरिकली सेक्शन ए में एमसीक्यू जो आता है, इसमें फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल दोनों के क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली 12 से 13 इसमें एमसीक्यूज होते हैं, 1 से 2 मार्क्स पर एमसीक्यू। नॉर्मली 15 के करीब लगभग मार्क्स हमारे इस क्वेश्चन को मिल जाते हैं, ठीक है जी। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली इसमें मैनेजेरियल के एरिया से आते रहे हैं हिस्टोरिकली। इस दफा थोड़ा सा उसने बदल दिया, उसने एक फाइनेंशियल के एरिया का क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल दिया, बट इट डज नॉट मैटर। हमें तो ओवरऑल पेपर से कंसर्न है, हमें कोई अलग-अलग सेक्शन पास नहीं करने, हमने पूरा पेपर पास करना है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन मैनेजेरियल के, लॉन्ग क्वेश्चन फाइनेंशियल के अलहदा रखे जाते थे। इस दफा एक क्वेश्चन यहाँ से उठा के उसने यहाँ भी डाल दिया। वजह क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन हमारी सेहत पे क्वेश्चन नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सेक्शन अलग-अलग पास नहीं करने, हमें मैनेजेरियल प्लस फाइनेंशियल टोटल कैफ 6 को पास करना है। तो 3 से 4 क्वेश्चन, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, बल्कि यहाँ पे भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बल्कि इस दफा चूंकि इधर का क्वेश्चन इधर चला गया, तो मुझे लगता है यहाँ पे शायद 5 हो गए हैं। तो क्वेश्चन का नंबर भी फिक्स नहीं है, वेरिएशन है। 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 9 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं। बट एक चीज क्लियर है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू है, देन देयर आर लॉन्ग क्वेश्चन। नॉर्मली यहाँ पे सेक्शन ए मैनेजेरियल एनालिसिस का लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन बी फाइनेंशियल एनालिसिस का लॉन्ग क्वेश्चन। नॉर्मली पेपर इस तरह बना हुआ है, मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी हैं, बट कैफ 3 की तरह वो जो 20 नंबर वाला सवाल यहाँ पे अभी तक नॉर्मली एग्जामिनर हमें नहीं दे रहा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं और मार्क्स छोटे छोटे करके उसने बांटे हुए हैं। बड़े से लंबा क्वेश्चन भी आया, तो जैसे मैंने कहा नॉर्मली देखते हैं हम कि 15-16 नंबर तक इसके पर ख़त्म हो जाते हैं, यहीं तक रहते हैं। सर ये आपको क्या लगता है कैफ 3 से आसान है? बेटा कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए इसको, ये कैफ 3 से आसान है या मुश्किल है। पहली बात ये डिफरेंट है, ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। दिस इज़ नॉट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने इसलिए बड़ा क्लियरली कहा कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्सटेंशन नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ हमने असूल और कुछ टूल्स सीखे थे, कुछ टर्म्स सीखी थी, उनका इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। बट दिस इज फाइनेंशियल एनालिसिस इज गोइंग टू बी इंटायरली
डिफरेंट बॉल गेम। इसमें कोई भी टॉपिक मैं कहूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस टॉपिक है, नो, ये इंडिपेंडेंट चीजें हैं। अबाउट मैनेजरियल एनालिसिस वो अरशद साहब बात करेंगे कि वो PRC 5 से कैसे लिंक है, वो अरशद साहब उस पर बताएंगे वो कैसे उससे रिलेट करता है। बट दिस इज इंडिपेंडेंट टॉपिक। इसमें चैलेंज वेल ये क्या है कि कॉस्ट वाज टोटली मैथ्स, 95% वो मैथमेटिक्स ही था आपका। बट यहाँ पे तो जैसे बता दिया भाई कि 40% तो मैनेजरियल एनालिसिस है जो कि राइटिंग है, फिर 60% फाइनेंशियल एनालिसिस है। 60% फाइनेंशियल एनालिसिस में भी 60 में से 10-12 नंबर लिखने के आ जाते हैं। तो ओवरऑल इस पेपर का वेट करें ना हम, तो तकरीबन 50 को नंबर लिखने के हैं और 50 नंबर कैलकुलेशन के हैं इस पेपर का ओवरऑल वेट, क्योंकि मैनेजरियल एनालिसिस सारा लिखाई, फाइनेंशियल एनालिसिस के भी 60 में से 10-12 नंबर लिखाई। ठीक है, तो ये एक टोटली एक डिफरेंट स्टाइल पे पेपर आपका आने वाला है। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे आगे चलेंगे इस पे तारुफ भी होता जाएगा आपका, आगे हम देखते भी चलेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जैसे हमको बात कर रहे थे कि हमें जो ग्रिड दिया गया है उसके मुताबिक ICAP ने जो हमें गाइडलाइन दी, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में ये स्प्लिट था जी, मैनेजरियल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में 36-64, स्प्रिंग में, ऑटम 22 में, स्प्रिंग 23 में। तो हम एवरेज 40-60 के करीब हम कह रहे हैं, मैक्सिमम 45-55 हुआ है। और लोअर साइड पे देखें तो ये मॉडल में 36-64 है, वेरिएशन है। तो वेरिएशन तो ये ग्रिड में ICAP जब देता है तो ICAP बता देता है कि भाई ये सजेस्टेड गाइडलाइन है, 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं हमें से। तो वही हमें यहाँ पे वेरिएशन नजर आ रही है कि गाइडलाइन में उसने 35 to 45 उसने दिया हुआ है। तो 45 का मतलब 45 से 5-7 ऊपर भी, 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं, 35 से 2-4 नंबर नीचे भी जा सकते हैं। तो बहरहाल 35 to 45 जब कहा तो उस रेंज से बाहर गया नहीं है। ठीक है, 35 to 45 था मैनेजरियल का, और बाकी फाइनेंशियल का तो जो रेंज दी गई है उसी रेंज में एग्जामिनर रहा है, बिल्कुल उससे बाहर नहीं गया। तो ये जनाब हमारे पेपर का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह इंशाल्लाह हमारा क्लासरूम टाइम भी जैसे मैंने कहा इसी तरह डिवाइडेड होगा। लगभग जो टाइम अशरफ साहब को चाहिए मार्क्स के लिहाज से वो लेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस का टाइम ज़्यादा होगा, आगे चल के हम इसको एडजस्ट कर रहे होंगे। अच्छा जी, मैं अब थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो आके मैनेजरियल एनालिसिस पे आपको थोड़ा एलैबोरेट कर देंगे। ये जी हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें से आप मुझे लगता है सिर्फ एक ये और एक ये अगर छोड़ दें तो बाकी जो 5 टॉपिक बचते हैं, ये पांचों के पांचों टॉपिक आपके BFD की बेस हैं। जो BFD आपने CFAP 4 पढ़ना है ना, ये पांचों के पांचों टॉपिक उसके इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज है। ये पहले सब का सब आपको आज से 2 साल पहले चले जाएं जब ये CAF 6 नहीं आता तो फाइनेंशियल एनालिसिस सारे का सारा सिर्फ एक पेपर में BFD में ही पढ़ाया जाता था। आपको A से बात शुरू की जाती थी और Z तक ले जाया जाता था। वहां पे CAF 6 आने से क्या हुआ कि ABC आपको यहीं पे सिखा दी जाती है, एटलीस्ट इन 5 की एरियाज में आपको ABC यहाँ पे सिखाई जाएगी, इन 5 की एरियाज में। और ये 2 एरियाज हैं जिनका सिर्फ यहीं पे डिस्कशन होगी, इसके बाद ये आगे आपके डिस्कशन कैरी नहीं होंगे BFD में। तो अगर यहाँ पे अगेन हम टॉपिक्स की डिटेल में नहीं जान लेंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बात यहाँ पे जो समझने की है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि हमें हर टॉपिक पे हम MCQs भी हमें आ रहे हैं, हमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली जैसे मैंने कहा सेक्शन B में आते रहे फाइनेंशियल एनालिसिस के, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन सेक्शन A में भी आ गया, बट दैट डज नॉट बॉदर अस। हम जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 7 में से 3 और 3 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और जिस एरिया पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उससे MCQ भी है, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पे MCQ भी है। इधर आए, 7 में से 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और इधर था, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और MCQs भी साथ साथ चल रहे हैं। और आगे चलें तो अगेन 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन है 7 में से, और 1 2 3 में MCQs हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 4 में MCQs हैं, और क्वेश्चन स्विच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड को अगर समराइज करें, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हर अटेम्प्ट में आपके आ रहे हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी MCQ में, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में।
बट देयर आर सर्टन टॉपिक्स जो कि कहीं कहीं मिस हो रहे हैं। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मिस हो रहा है। इसमें एक जो पैटर्न, अगेन ये कोई कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं कि प्रिवेल करे, जो नजर आ रहा है कि आप फॉर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग देखिए जरा, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, यहां नहीं था, यहां था, यहां नहीं था। वर्किंग कैपिटल पे आए, यहां नहीं था, यहां आ गया, यहां नहीं था, यहां आ गया। ठीक है, इन दो के अलावा और कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, और ये पैटर्न भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी चलने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। हम क्या समझते हैं, जैसे आपके साथी ने फौरन कह दिया अब नहीं आएगा, तो ये कोई गारंटी नहीं होती। हम ये गाइडलाइन जरूर लेते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा सवाल अहम है, कौन सा कम अहम है। जो अहम है उसको हम ज्यादा टाइम दे देंगे, जो कम अहम है उसको हम कम टाइम दे देंगे, बट ऐसा कभी नहीं करेंगे। पहला असूल सीए में अगर आपने स्मूथली चलना है, नेवर बी सिलेक्टिव। सिलेबस पूरा कवर करेंगे, कहीं ज्यादा मेहनत कर लेंगे किसी टॉपिक पे, किसी एरिया पे कम मेहनत कर लेंगे, पर कवर हम हर एरिया इंशाअल्लाह करके चल रहे होंगे। तो जनाब ये हमारे कहने का मकसद यह है कि हमारे 7 एरियाज हैं, और 7 के 7 एरियाज में से हर अटेम्प्ट कहीं पे 7 टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे 6 टेस्ट हो रहे हैं। 6 में कभी कोई 6, कभी कोई 6, 5 तो फिक्स हैं, लेकिन 2 पे ऊंच नीच हो रही है। लॉन्ग क्वेश्चन सर्टेन एरियाज पे फिक्स्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में हिलजुल हो रही है, बट इन शॉर्ट होल ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड। अगर आप इसको पास करना चाहते हो, कहीं एमसीक्यू आ जाएगा 2 नंबर का, कहीं 5 नंबर का सवाल आ जाएगा, कहीं 12 नंबर का सवाल आ जाएगा, तो हम किसी एरिया को मिस करना अफोर्ड नहीं करते। बाय द वे मुझे लगता है कि जिस सीक्वेंस में मैंने ये टॉपिक लिखे ना, हम फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, तो शायद हमारी किताब भी इसी अंदाज में लिखी गई होगी कि हम इसी अंदाज में जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है वो हम इसी सीक्वेंस में पढ़े होंगे। ठीक है जी, तो ये जी हमारे ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर, और उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड मार्क्स, वेटेज और क्वेश्चंस में उसकी डिफरेंट टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ी सी बात की। जी कोई सवाल किसी बच्चे के दिन में यहां तक कोई सवाल अगर आया हो एमएफए कैफ 6 से रिलेटेड? अच्छा जी, स्टडी मटेरियल की बात कर लें तो ये हमारी जी एक किताब डेवलप हुई भी है। ये अशरफ साहब ने इसमें मैनेजरियल एनालिसिस के एरिया पे काम किया हुआ है, और मैंने इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया पे काम किया हुआ है। ये किताब का एडिशन जो है, फिलहाल जो लास्ट एडिशन था उसी को हम कैरी कर रहे हैं, इसको हमने अपडेट नहीं किया क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में ही काफ़ी ज़्यादा इसमें अपडेट्स एडिशन में की गई थी। सिर्फ अगर जो रिक्वायर्ड है वो रीसेंट अटैम्प्ट का पेपर है, तो वो हम अलहदा से अवेलेबल है हमारे पास, डाउनलोड कर लेंगे, अपने साथ अटैच कर लेंगे। तो उसको हमने फिलहाल किताब में हमें अपडेट करने की ज़रूरत फील नहीं हुई, तो नया एडिशन इसलिए हमने इस अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर नहीं किया। सेम एडिशन इज़ अवेलेबल इन द एट द बुक शॉप, आप इसको लीजिएगा, इसी को लेकर चलेंगे। इसके अलावा आपके पास आईकैप की टेक्स्ट बुक जरूर होनी चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में, इट इज डाउनलोडेबल, आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए। मैनेजरियल एनालिसिस तो है ही रीडिंग का काम, फाइनेंशियल एनालिसिस में भी आई रिकमेंड रीडिंग। तो जिन एरियाज में आपको चैलेंज आएगा, आपको लगे नोट्स के बाद भी मुझे कोई तशनीगी रह गई है, तो वहां पे आप मे भी आपके शायद यहाँ पे अगर 15 चैप्टर है तो 15 में से 3-4 चैप्टर आपको यहाँ से भी पढ़ना पड़े। यू ऑलवेज मस्ट हैव अ रेफरेंस बुक कि किसी एरिया पे कोई चैलेंज आए तो हम उसको दूसरी किसी किताब की मदद से उसको पढ़ के उसको अपने समझ को बढ़ा सकें। जी बेटा, आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं? बजटिंग एंड प्रोजेक्शन बेटा वो मैं पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए मुझे पिछली दफ़ा मेरे आपके साथी ने नहीं, आपके साथी ने मुझे डरा दिया। मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा जी अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस के बाकी सारे खत्म हो गए, स्टैटिस्टिक्स की बात है तो नेक्स्ट वीक से हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। आपके एक साथी ने मुझे कहा दिया सर स्टैटिस्टिक्स आप ना पढ़ाइएगा, फंस जाएंगे। मैंने कहा क्यों फंस जाऊंगा यार, स्टैटिस्टिक्स में क्या है? उनका सर पूरा क्यूएम है, क्यूएम में जो हमने पढ़ा था ना स्टैटिस्टिक्स, 40-50 घंटों में सारे का सारा उसने एक चैप्टर में डाल दिया, तो आपको सारा क्यूएम पढ़ना पड़ेगा हमें पढ़ाने के लिए। तो मेरा मशवरा ना पढ़ाएं आप। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, उसका मशवरा मैंने मान लिया। नॉर्मली मैं बच्चों की बातें बांटता नहीं होता, बट वो बात अच्छी इतनी लगी कि मैंने मान लिया। और फिर मैंने अपने जो स्टैट्स के हमारे जो टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट की, जो बड़े नामी ग्रामी माशाल्लाह अच्छे टीचर हैं,
तो उन्होंने माशाल्लाह उसको हसनान साहब उन्होंने हैंडल किया उसको, और फिर बच्चों को ने बाद में मुझे शायद दुआएं दी कि मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना, आई बिलीव एक्सपर्ट्स शुड हैंडल। ठीक है, मैं भी अगर कोशिश करता तो टूटा फूटा पढ़ा लेता। मैं जैसे मैनेजरियल एनालिसिस है, मैं भी कोशिश करूँगा टूटा फूटा पढ़ा लूँगा, बट जैसे अशरफ साहब पढ़ा सकते हैं वैसा मैं नहीं पढ़ा सकता, वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। इसी तरह अशरफ साहब भी कोशिश करेंगे फाइनेंस के पोर्शन, वो जैसा SPM में फाइनेंस वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा होता है ना, पढ़ा देते हैं, वो भी कोशिश करेंगे कैफ 6 का भी फाइनेंस पढ़ा सकते होंगे। लेकिन शायद जिस तरह मेरा 20 साल का तजर्बा सिर्फ फाइनेंस का है, तो इतनी बारीकी से शायद वो ना पढ़ा पाएँ। तो इसलिए मेरा जो अंदाज है कि लेट द एक्सपर्ट हैंडल द जॉब, और प्रोफेशनल की अप्रोच भी यही होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि स्टैट्स मुझसे अच्छा अगर स्टैट्स का टीचर पढ़ा सकता है देन व्हाई नॉट। बच्चों का फ़ायदा, ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। मकसद को मेरी कोई पर्सनल जायजा या बल्ले बल्ले कराना नहीं है कि जी मैंने सारा पढ़ा दिया, तो ये मकसद नहीं है। मकसद यह कि भी आपको बेस्ट रिसोर्स से पढ़ाया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पे वायदा वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ना इस चीज़ को एक अजीब से, मुझे कुछ फीडबैक मिली, सर सारा क्यों नहीं पढ़ाते आपने? सर वो सारा पढ़ाते हैं, वो अच्छे हैं। तो ये एक अजीब सी एक टैबू सामने बनाया हुआ है। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ ना, कि मैं आज से कोई 15-16 साल पहले कराची गया था। कराची में मैंने स्टडी किया था, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो CA के पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में दे डेवलप्ड अ स्ट्रेटेजी ऑफ यही लेट द एक्सपर्ट हैंडल द जॉब। उन्होंने अकाउंटिंग को डिवाइड किया हुआ था कि भाई कंसोलिडेशन का एक्सपर्ट मिस्टर ए है, मिस्टर ए 4 बैचेस चल रहे हैं, चारों की कंसोलिडेशन मिस्टर ए पढ़ाएंगे भाई। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपर्ट है मिस्टर बी है, तो सारे बैचेस को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर बी पढ़ाएंगे। तो मतलब वो एक एक्सपर्टीज का एक अलग ही लेवल था, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये अल्टीमेट एम क्या है कि आप एक्सपर्ट्स जो हैं, जो एक, क्योंकि सारी बात है, मैं अगर इवन 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं चारों सब्जेक्ट का सेम लेवल का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, बनिस्बत मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। पर एक सब्जेक्ट में भी एक टॉपिक पे अगर फोकस हो जाऊंगा तो मेरी रिसर्च और मेरी स्टडी और मेरी ग्रिप कहीं और निकल जाती है ना, तो इट मैटर्स। तो इसलिए मैं एज अ प्रोफेशनल समझता हूँ कि ये बेहतर अप्रोच मुझे बेहतर लगती है। मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक कैपेसिटी नहीं है कि मैं तीनों जो डायमेंशंस हैं उनको इक्वल एक्सपर्टीज पर डिलीवर कर सकूँ। तो व्हाई नॉट टू गेट एंगेज सम एक्सपर्ट्स जो सिमिलर सेम लेवल पे आके चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टैट्स, ओनली स्टैट्स का जो एक चैप्टर है हमारा, वो हसनान साहब मोस्ट प्रॉब्ली इंशाअल्लाह जो एक्सपर्ट हमारे स्टैट्स के एक्सपर्ट हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कैफ 6 में मेरे साथ, वो करेंगे। ही गॉट एक्सीलेंट फीडबैक माशाल्लाह। ठीक है, तो ये जनाब हमारी कहानी होगी रिसोर्सेज के ऊपर। तो एनी अदर क्वेश्चन जी, कोई और सवाल? लेक्चर्स कितने होंगे बेटा, मैंने जो हिसाब लगवाया था पिछली दफ़ा, तो टोटल 110 के करीब लेक्चर्स थे हमारे लास्ट सेशन में, जिनमें से अराउंड 40 मैनेजरियल एनालिसिस के थे और 70 फाइनेंशियल एनालिसिस के थे। ये मेरा जो आप कह लें कि जो हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हुई थी, मैंने उस वीडियोस का एनालिसिस करवाया। तो कुछ इस तरह रिवीजन्स इसके अलावा है, ये रिवीजन्स के अलावा है। रिवीजन्स के अलावा अशरफ साहब की 10-12 घंटे की रिवीजन थी। तो मेरी फाइनेंशियल एनालिसिस जो कि पोर्शन बहुत बड़ा था, तो सिलेक्टिव हमने कोई 5-6 घंटे की रिवीजन मैंने प्लान की थी। तो जिस तरह अगर उनके रिवीजन के साथ उनका 50 पे चला गया टाइम, और मेरी तकरीबन उनका 75 पे आ गया फाइनेंशियल एनालिसिस का टाइम। तो लेकिन रेगुलर कोर्स जो हमारा चला था वो अराउंड 110 आवर्स पे रहा था हमारा कोर्स, जो कवरेज हम कहते हैं, कंप्लीशन जो है। रिवीजन तो सारी बात उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद हमने करवाई थी, वो तो रिवीजन के टाइम पे हमारा काम हुआ था जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और आप में से कोई साथी क्वेश्चन करना चाहते हो हमारी अप्रोच के बारे में, स्टडी के बारे में, कैसे चलेंगे हम? आई कैप का रिजल्ट MFA का कितना रहा है? आई कैप का रिजल्ट MFA का बाकी पेपर्स का जैसे है उसी रेंज में, 30s की रेंज में रहता है। कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हाई या लो इसका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, उसकी वजह थोड़ी सी ये रहती है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है और पेपर का लेवल को बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। जैसे इस वक्त की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद आसान तरीन पेपर्स में से एक था। कैसे इस वक्त तो वैसे ही वो ईजीएस्ट पेपर था वैसे तो, ना यही होता है ना ईजीएस्ट पेपर। इस वक्त तो वैसे ग्रुप बी सारा ही ईजीएस्ट था मुझे लगता है। इन जनरल जो फीडबैक है बच्चों की, ग्रुप बी सारा ही बहुत आसान रहा है। ग्रुप ए में कुछ पेपर्स ने चैलेंज दिया बच्चों को, ग्रुप बी ओवरऑल आसान रहा है। लेकिन MFA जी बेटा, ग्रुप ए में कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चों ने कहा जैसे चैलेंज रहा, जैसे मुझे लगा बच्चों ने कहा R1 में चैलेंज आया,
बी लॉ में उनको थोड़ा सा चैलेंज मिला इन 2 सब्जेक्ट में। कॉस्ट वाज अगेन इजीएस्ट पेपर ही था उसमें तो माशाल्लाह, लेकिन बी लॉ और रिपोर्टिंग R1 में बच्चों को थोड़ा चैलेंज रहा। लेकिन ग्रुप बी के बारे में सब बच्चों की यूनानिमस राय थी कि हर पेपर आसान था। मतलब आप बीट कैफ 5, कैफ 6, कैफ 7, कैफ 8, हर बच्चे की फीडबैक जो थी जी बड़ा आसान था और जनरल पॉजिटिव फीडबैक रही। बहरहाल तो कैफ 6 में भी हमारा पास रेट्स इज नो डिफरेंट। यहाँ पे जिस तरह बाकी पेपर्स का लेवल है वैसे ही है, कोई एक्सेप्शनली हाई या एक्सेप्शनली लो इसमें कोई नहीं है। जिसमें जैसे मैंने कहा कि सीफैप लेवल के बेसिक पेपर है तो टॉपिक जरूर एडवांस हैं, लेकिन उनका बेसिक लेवल नॉलेज है, उनका एडवांस लेवल नॉलेज नहीं है। मे बी हम जब एक टॉपिक को देखते हैं तो हमें देखने में लगता है टॉपिक शायद चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन स्वाय एक आध टॉपिक थोड़ा चैलेंज हमें आता है, लेकिन बाकी टॉपिक बड़े आसान सिंपल लेवल पे हमारे रहते हैं। कंप्यूटेशन डिफरेंट नहीं है, डिस्कशन एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा जी, हमारी स्टडी में थोड़ी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिहाज से थोड़ी सी स्टडी अप्रोच पे बात करके फिर मैं अशरफ साहब को दावत दूंगा, वो आपको मैनेजरियल एनालिसिस से बात कर लें। मैं अपनी बात को फिर थर्सडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, इसकी स्टडी अप्रोच बाय द वे फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टडी अप्रोच की बात करें तो बिल्कुल वही अप्रोच है कि आपको बेसिक्स से चलना है, रीडिंग पे टाइम देना है, रीडिंग है, रिवीजन है, देन प्रैक्टिस है। सेम वही कहानी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा 60 में से 50 के करीब हमारे न्यूमेरिकल होंगे, 10 नंबर के करीब थ्योरी का काम होगा। तो जब हम क्वेश्चन रीडिंग, जब सब बुक की रीडिंग कर रहे हैं, बुक की रिवीजन कर रहे हैं और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो रीडिंग से हमारी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स की बेस भी बन रही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बेस भी बन रही है, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके सवाल करने के लिए भी हम तैयार हो रहे होते हैं। तो हमें तमाम टॉपिक्स को बेसिक्स नोट से पढ़ना है, इलस्ट्रेशन से सीखना है, रेगुलरली हमें क्लासेस में चलना है। ये बात बेटा जहन में रखिएगा। मैंने आपसे जैसे कहा कि सीए को अगर स्मूथली लेकर चलना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव दिस हैबिट कि जिस दिन आपकी क्लासेस शुरू, जिस दिन क्लास में पढ़ाई शुरू, उस दिन से आपके एग्जाम्स की तैयारी शुरू। आप ये चीज़ ज़रा थोड़ा जहन में लाइए। जब हम एनुअल सिस्टम में पढ़ते थे, मैट्रिक इंटर वगैरह, तो आपको पता है कि हम तकरीबन 12 साल का एकेडमिक ईयर होता था हमारा, 12 महीने का एकेडमिक ईयर है। 12 महीने में से 7-8 महीने हम कॉलेज जाते थे, आखिरी 4 महीने हम 3 महीने हम टिका के पढ़ते थे और पेपर देते थे। यही अप्रोच होती थी ना हमारी। अब इशू यहाँ पे क्या है कि इधर वो 12 महीने की कहानी नहीं है। आप इधर बैठे हो इस वक्त मार्च में, मार्च खत्म हो गया, हम जो अप्रैल आ गया, पेपर कब है आपके? आज से 5 महीने बाद तकरीबन। तो आप समझो यू आर ऑलरेडी इन द लास्ट 3-4 मंथ्स ऑलमोस्ट, ठीक है। और आप इतना समझ लो कि मैट्रिक को पढ़ने के लिए आप 4 महीने पढ़ते थे, एफएससी के लिए 4 महीने पढ़ते थे, तो सीए के लिए 5 तो पढ़ लो ना भाई। तो इतना तो बनता है सीए के लिए कि 5 महीने तो पढ़ा जाए इसके एक एकेडमिक सेशन को कवर करने के लिए। तो आज हमने क्लासेस शुरू की और आज से 5 महीने बाद आपके एग्जाम है। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू हैव दिस अप्रोच कि भाई हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लासें पढ़ रहे हैं, फिर सिलेबस खत्म होगा, फिर पेपर की तैयारी शुरू करेंगे। ये अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगी। बाय नाउ, अब आप माशाल्लाह सारे ग्रुप बी में आ चुके हो, बाय नाउ यू मस्ट हैव लर्न दिस। और अगर अभी किसी ने नहीं सीखा तो फौरन ये सीख ले। अगर आप सीए स्मूथली लेकर चलना चाहते हो, जिस दिन आप क्लास में बैठ गए, दैट इज द डे व्हेन यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज, क्योंकि आज से 5 महीने बाद आपके एग्जाम्स हैं। और दिस इज जस्ट इनफ टाइम कि आप पास होने के लिए रीजनेबल तैयारी कर सको। अगर आपने यहाँ से टाइम ज़ाया किया, कंप्लीशन का इंतजार किया, जी कंप्लीट होगा, ईद आएगी, दूसरी ईद आएगी, तीसरी ईद आएगी, फिर ये होगा, तो फिर ये पेपर आपके हाथ में नहीं आता। क्योंकि मैंने आपको बताया 7-8 चैप्टर तो हमारे हैं, इसी तरह मुझे लगता है 7-8 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजरियल एनालिसिस के भी हैं। तो टोटल 14-15 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, उनको पढ़ना है, रिवाइज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल रिक्वायर सम एफर्ट्स, और एग्जाम लेवल तक परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू बी रेगुलर। अच्छा जी, गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करता हूँ। मुझसे अक्सर बच्चे गाइडलाइंस टीचर्स की नहीं लेकर चलते, वो अपने सीनियर्स, क्लास फेलोज की बातें सुन के उस पर अमल करने लग पड़ते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस मोस्ट ऑफ द टाइम। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा कि आपके की स्टडीज में आपको किसी भी सब्जेक्ट में इशू है, योर टीचर शुड बी योर एडवाइजर।
आपके टीचर की एडवाइस शुड बी लास्ट वर्ड फॉर यू। बड़ा दुख होता है बाज़ के बच्चे अपनी समझ के मुताबिक या अपने दोस्त या साथी की समझ के मुताबिक को फैसला कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चों से मिलना पेपर के बाद, हाँ जी बेटा पेपर दिए कैसा हुआ, सर मैंने तो ड्रॉप कर दिया था। बच्चे से पूछा भाई आप तो बेटा रेगुलर थे क्लास में, बड़ा ठीक चल रहे थे, क्यों ड्रॉप किया? सर मुझे फलाना प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे फलानी प्रॉब्लम की वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मुझे अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बड़ा दुख होता है कि बच्चा जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा होता है, अगर उसने वो टाइमली वो प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया होता तो वो प्रॉब्लम तो 2 घंटे की थी। वो मुझसे टाइमली शेयर करता तो 2 घंटे में उसका मसला हल हो जाता। उसको मैं ऐसा कोई मेथड, कोई स्ट्रेटजी, कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसका मसला हल होता और वो अपने 6 महीने ज़ाया करने से बच जाता। सो काइंडली अपने टाइम को, वक्त को वैल्यू दीजिए और अपने कोई इश्यूज आपके एकेडमिक के आते हैं अपने टीचर से, अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए। दे आर द बेस्ट हु कैन एडवाइज यू। अच्छा जी, रिवीजन और प्रैक्टिस, इस पे मैं बहुत ज़्यादा आपको फोकस करवाता हूं कि भाई हमने नोट्स को पढ़ के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, नोट्स को दोबारा पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है। रीडिंग की मैं बात बार बार करता हूं, नोट्स के थ्रू हमने रिवीजन करनी है, इलस्ट्रेशन के थ्रू हमने सीखना है और इलस्ट्रेशन के थ्रू रिवीजन करनी है। देन वी हैव टू प्रैक्टिस अनसीन क्वेश्चन। अनसीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एग्जामिनेशन पेपर को पास करने के लिए तैयार होना है। तो एग्जामिनेशन पेपर को पास करने के लिए तैयार होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जामिनर को जानते हो, एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम को जानते हो और एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या स्किल्स परफॉर्म करनी है, वो स्किल्स पे आपकी ग्रिप हो। जैसे नॉर्मली हमारे बच्चों का अंदाज होता है कि हम न्यूमेरिकल पेपर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं और मुझे लगता है कि एट टाइम हम ओवरडू कर रहे होते हैं प्रैक्टिस करते हुए। वैसे अगर मैं जानना चाहूँ, थोड़ी सी मुझे हेल्प कीजिए। आल्दो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉस्ट में मेरे साथ ये एक्टिविटीज़ की हुई हैं, लेकिन आज कुछ नए चेहरे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जस्ट फॉर द लर्निंग सेक हमें प्रैक्टिस करते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, प्रैक्टिस करते हुए हमें क्या स्किल्स सीखनी चाहिए घर पे जब हम पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट आर द टारगेटेड स्किल्स? कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बता सके? जी बेटा। बंदे को जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अब बंदे की बात ना कर, अपनी बात कर तू यार। बंदों की बात तो नहीं करी जा रहा, अपनी बात करो। हाँ कोई भी क्वेश्चन करें सर बंदे को ट्राई करनी चाहिए खुद से बंदा। सर ये चल ठीक है, बोल ये तकिया कलाम है तेरा। चल ठीक है, हाँ चल बोलो। बंदे को, अच्छा चल बंदे को बोलो। अच्छा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं सर, पीछे से देखने की बजाय बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि पूरा बंदा अटेम्प्ट करे क्वेश्चन। अच्छा बंदियों का क्या करना चाहिए आप बताएं? इन्होंने तो बंदों की बात कर दी, बंदियों के बारे में कोई बताएगा उनको क्या करना चाहिए? जी बेटा बिल्कुल ठीक है बेटा। असल चीज जो स्किल है आपको क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसको एग्जामिनेशन कंडीशन में विदाउट एनी सपोर्ट हल करना। तो ये आपने एग्जामिनेशन में यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस कि भाई सवाल आ गया, इसी सवाल को पढ़िए, इस प्रॉब्लम को समझिए और अपने जो किताब का नॉलेज आपके दिमाग में है उसकी मदद से इसका सोल्यूशन फॉर्मेट डिवाइस कीजिए और पेपर पे आंसर लेके आइए। इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो हेल्प। अब हमें एग्जाम में जब ये करना है तो हमें घर पे प्रैक्टिस करते हुए भी इन्हीं असूलों पे चलना है। हमें घर पे भी इसी अंदाज में प्रैक्टिस करनी है जैसे हम एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक की चीज हमें ध्यान में रखनी है कि नेवर एवर एक्सपेक्ट कि यू विल बी एबल टू डू एवरी क्वेश्चन इन अ परफेक्ट मैनर। कभी भी ये ना सोचो कि हर सवाल परफेक्ट होगा हमसे। बी प्रिपेयर्ड कि आपको अगर सवाल आपको 10 सवाल एक टॉपिक पे दिए जाएंगे तो मे बी इनिशियली आप 10 में से 1 या 2 परफेक्ट कर पाओगे, बाकी 8 में फंस रहे होगे। थोड़ा मजीद रिवीजन और मजीद प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर 10 में से अनसीन सवाल दिए जाएंगे, 10 में से 6-7 परफेक्ट कर लोगे, 4-5 में फिर फंसोगे आप। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको जितनी मर्जी तैयारी हो, जितनी मर्जी रिवीजन हो, अनसीन क्वेश्चन में आपने स्टक होना है। एंड द चैलेंज इज टू लर्न कि जहां पे फंसे वहां पे अजम्पशन लें, सवाल को कंप्लीट करना सीखें। परफेक्ट कर सकते हैं, वेरी गुड कीजिए,
लेकिन परफेक्ट नहीं कर सकते तो फंस के छोड़ नहीं देना, पेपर नहीं ज़ाया कर देना, पेपर पूरा करना। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अनसीन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हुए जहन में रखिए कि हमें परफेक्ट करके पेपर पास नहीं करना, हमें पेपर पूरा करके पास करना है। तो जो बच्चा पूरा पेपर न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेता है उसमें उसके स्कोर आसानी से 50-60% पे आ जाता है। सो टारगेट रहेगा हमें पूरा करना, उसके लिए मजीद बातें हम करते रहेंगे। मैं एक छोटी सी क्विकली तो जो आपकी मार्किंग स्कीम पे जरा दिलाना चाहूँगा, वहाँ से एक थोड़ा सा आपको ये सवाल हमारी एक रिक्वायरमेंट है, यू मे नॉट बी नोइंग द टॉपिक। उसने कहा जी ये हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह आने वाली क्लास से, उसका सवाल है कि एक टूल है, इसकी मदद से बताइए कि क्या कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। मतलब यस या नो जवाब ये आना था। पूरा टूल अप्लाई करके हमने लिखना था यस या नो, 15 नंबर। अब हमारा बच्चा क्या समझता है कि यस लिखेंगे तो 15 मिलेंगे, नो लिखेंगे तो 0 मिलेगा। मार्किंग स्कीम पे आपकी तवज्जो इसलिए दिलाई जाती है कि भाई ऐसा नहीं है। उस यस ना या नो पे पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप्स हैं। यस या नो के तो सिर्फ 0.5 है, यस या नो के सिर्फ 0.5 है, और ये यस या नो डिपेंडेंट है इस वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू क्या आई है इसके हिसाब से अब यस या नो कर रहे हो। इसका मतलब फाइनल आंसर तो 1.5 नंबर कर लो, तो इसका मतलब 13.5 नंबर जो यहां पे हैं उस फाइनल वैल्यू तक, आंसर तक पहुंचने के हैं। और इनमें से जाहिर बात आपकी कोई भी एक वैल्यू गलत होगी तो आंसर गलत आ गया आपका। तो आपको जो चीज समझनी है कि भाई हमें स्टेप वाइज नंबर दिए गए हैं, हमें जो स्टेप आता है वो कर देंगे, जो नहीं आता उसकी वैल्यू जूम कर लेंगे। हमें यस या नो बताना है, सही है या गलत है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अपनी समझ के मुताबिक जो कैलकुलेशंस आपको आती हैं वो करते जाइए, जो नहीं आती वो छोड़ दीजिए। जो समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है छोड़ दीजिए, उसको रिज्यूम कर लीजिए, सवाल पूरा कीजिए। ताकि भाई 15 में से हैं, एक नंबर कट गया, एक कट गया, 3 कट गए, 4 5 6 कट जाएंगे, भाई 9-10 नंबर तो लीजिए। लेकिन अगर आप यहां से शुरू किया यहीं पे फंस गए और भाई ये तो नहीं हो सकता, तो आप 1.5 या 2 नंबर लेके जा रहे होगे। तो यहां पे फंसे हो तो छोड़ दो स्टेप को, ये स्टेप समझ आ रहा है इसको कर लो, एंड इट इज पॉसिबल। आप आसानी से सवाल कंप्लीट कर सकते हो। बात का तो होता है पिछले स्टेप की वैल्यू चाहिए अगले स्टेप में, पिछला स्टेप नहीं हो रहा, अगला स्टेप कैसे करें, पिछले स्टेप की वैल्यू ज़ूम कर लो, अगला स्टेप कर लो, उससे आगे चलते जाओ। स्टेप वाइज मार्किंग में अगर आपने एक स्टेप पे मार्क्स लूज किए हैं, उस स्टेप की वजह से अगले स्टेप की वैल्यू तो गलत आएगी, बट नंबर नहीं कटते अगले स्टेप के, नंबर बस पीछे ही कट गए हैं। क्योंकि नंबर कॉन्सेप्ट्स के होते हैं, नंबर वैल्यूज के नहीं होते, ये ज़हन में रखिएगा। तमाम न्यूमेरिकल पेपर की स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, वो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, मैनेजरियल एनालिसिस का, टैक्स का, कोई भी न्यूमेरिकल पेपर है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि एक स्टेप पे नंबर कट गए गलती से तो उस गलत वैल्यू को लेके आगे चले। अगले स्टेप पे अगर प्रिंसिपल असूल ठीक लगाया तो नंबर नहीं कटेंगे, असूल के हिसाब से नंबर पूरे मिलते जाएंगे। वैल्यू बेशक गलत आती रहे, असूल ठीक है तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम पे तवज्जो करनी है, प्रैक्टिस करते हुए इस अंदाज में सवाल करने हैं। तो आप शुरू में सवाल करोगे तो कभी 10 में से 4 आएंगे, कभी 10 में से 5 आएंगे। विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस 10 में से 7 8 9 10 पे जाना शुरू कर दोगे। आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में चलते रहोगे तो आगे चलते जाओगे। फिर एग्जामिनर कमेंट्स को जरूर देखा कीजिए। आपको आईकैप बताता है हर पेपर में क्वेश्चन वाइज कि किस किस क्वेश्चन में कितने % बच्चे पास हुए, ओवरऑल कितने % बच्चे पास हो रहे हैं, इनको जरूर देखा कीजिए। इससे आपको आइडिया होता है कि किस टॉपिक पे जनरली बच्चे फंस रहे हैं। जैसे इस टॉपिक में आप देखते हो एक्सेप्शनली लो परसेंटेज है पास की, यहां पे अच्छी है, यहां पे अच्छी है, यहां पे अच्छी है, यहां पे अच्छी है, अच्छी है, एवरेज है, अच्छी है, ये लो है, ये भी लो है। तो आप देख सकते हो भाई किन टॉपिक्स में बच्चा फंसता है, उन टॉपिक्स को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे लें हम। क्यों फंसता है जरा जानने की कोशिश कर लें, तो वो जाके ये कमेंट पढ़ लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा फंसा था, क्यों फंसा। क्वेश्चन नंबर 10 में बाय द वे कितना फंसा, 56%। तो क्या क्या इश्यूज आए बच्चों को, एग्जामिनर ने बताए हुए हैं, गलतियां बताई हुई हैं, क्या गलतियां होती हैं, तो इनको पढ़ लोगे तो आप खुद मोहतात हो जाओगे। रेड फ्लैग लगा लो भाई ये गलतियां बच्चों से जनरली होती हैं, मैंने इन चीजों का ख्याल रखना है। ये बड़ी हेल्पफुल चीजें हैं मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स। जनरली बच्चे, बाय द वे आप में से कितने बच्चे इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के आदी हैं, हाथ खड़ा करें, जगह लो।
कितने बच्चों को पता है कि आई कैप ये इंफॉर्मेशन देता है? माशाल्लाह, पता तो सबको ही है, इस्तेमाल सिर्फ 5-7% करते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। बात फिर वही है कि इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर टारगेटेड कि मैंने पास होना है, तो भाई पास होने के लिए मैं अक्सर इस तरह कहता हूं कि भाई इट इज लाइक विनिंग अ बैटल। जंग जीतनी है तो मैदान जंग को समझो, अपने जो एग्जामिनर, चलो फॉर द टाइमिंग दुश्मन उसको समझो, उसकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कहां कहां से हमला करता है, कहां कहां फंसाता है, कहां कहां से हमला करता है, क्या क्या प्रॉब्लम देता है, इनको समझो। जितना बेहतर आप अपने एनिमी को जानोगे, जितना बेहतर मैदान जंग को समझोगे, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे एग्जाम में। जंग जीतने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। मतलब आपको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, स्किल्स अडॉप्ट करने की, लेकिन आप इसका फायदा नहीं उठाते। मेरे हिसाब से इसको समझ के आप आसानी से 8-10 नंबर अपनी परफॉर्मेंस में ऐड कर सकते हो अगर आप इसको यूज करो प्रॉपरली। यू मस्ट यूज, मैं क्लास में भी इंशाल्लाह इसको डिस्कशन में हम लाते रहेंगे, लेकिन मैं अगर बेशक 10 सवालों में से 2 या 3 में से डिस्कशन में लाऊंगा, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जितने सवाल करो हर सवाल की इसको क्वांटिटी पे ना जाओ बेटा कि कितने सवाल करने, मैंने तो 10 साल के सवाल पूरे करने। क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना। जो सवाल करने हैं उनमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, प्रैक्टिस करने के जो हक हैं वो अदा करने हैं, जो चीजें सीखने की बातें हैं उनको हमने मैक्सिमम इंशाअल्लाह सीखना है। तो ये जी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपसे डिस्कशन की। मैं आप चाहूंगा कि अशरफ साहब भी हमारे साथ बड़ी देर से बैठे, मेरी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी देर वो स्टेज पे आ जाए, मैं उनकी तकलीफ सुन लूँ। अशरफ साहब काइंडली आप आ जाए सर, थोड़ा सा आप भी अपनी एरिया की डिस्कशन कर लें। थैंक यू।